सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में फिर से एक बार यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड जो है फोकस में आ गई है। रीजन उसके पीछे है कि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अच्छे एम्प्लॉयमेंट के डेटा की वजह से एक्सपेक्टेशंस ये हो रहे हैं कि रेट कट्स के जो मतलब मार्च अप्रैल में जो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बिल्ड हो रही थी स्पेसिफिकली मार्च में। वो एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं टेपर डाउन करना होगा, ऐसा मिस्टर जेरोमी पॉवेल जी ने कहा है। कि मतलब कोई खराब न्यूज ही नहीं आ रही है यूएस से, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ में कुछ कंसर्न्स है या फिर एम्प्लॉयमेंट डेटा में कुछ कंसर्न्स है। जैसे इन्फ्लेशन का नंबर वहां पे नीचे जा रहा है, बट अदर दीज टू नंबर्स आर एक्चुअली नॉट गिविंग एनी कंफर्ट फॉर रेट कट्स, या फिर जो एमिनिशन इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के जो क्रिएट किया है खुद के पास, वो एमिनिशन को इतनी जल्दी स्पेंड नहीं करना चाहते। उसके पीछे कुछ अलग अलग रीजंस भी है, जैसे कि यूएस की जो पब्लिक डेट है वो काफी अनसस्टेनेबल है, ऐसा उनको खुद लगता है। यूएस के फेड चीफ जो है मिस्टर पॉवेल, उनको खुद को लगता है कि अराउंड $34 ट्रिलियन का जो है नेशनल डेट है यूएस का। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ग्रॉस फेडरल डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखते हैं, सो मोर देन 130% का ये नंबर जा चुका है। सो ऑब्वियसली एट दीज पॉइंट ऑफ टाइम्स आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो अनकंफर्टेबल करती है। कभी ये सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल अगर चली जाएगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आफ्टर दैट। सो दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू वेट फॉर सम मोर टाइम कि ये मतलब इन अ वे इंटरेस्ट रेट्स कम है, मतलब और ज्यादा डेट वगैरह ये सारी चीजें हो सकती है। एंड दैट्स व्हाट that public debt should not go up. People should start thinking of repaying also a lot of things. मतलब गवर्नमेंट की भी वो इसमें फेडरल गवर्नमेंट की भी जो डेट है वो भी काफी ज्यादा है। सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी और चीजें यहाँ से पोस्टपोन करने की कोशिश वहां से हो रही है। एंड दैट्स व्हाई यूएस की जो 10 ईयर जिसे कील्ड है इट इज अगेन मोर देन 4.12% से ऊपर जा चुकी है वो। सो दीज आर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कंसर्न्स मार्केट को लग रहे हैं। कल भी उसी की वजह से यूएस मार्केट्स जो थे वो थोड़े से डाउन हुए थे, बिकॉज यील्ड जो थी 10 ईयर जिसे यील्ड हैज गॉन अप इमीडिएटली, और आई विल नॉट से ड्रास्टिकली बट 0.16% अगर एक दिन में ऊपर जाना है तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ स्मॉल hike which we have seen. So that's why markets were little jittery. देखते हैं इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं सारी चीजों को। अब चाइना के बारे में बात करते हैं। वैसे चाइना के बारे में बात करना है तो इकोनॉमिक के बारे में तो बात करेंगे, बट कल मार्केट्स भी अगर आप देखोगे चाइनीज मार्केट्स, आई थिंक वहां पे भी एक अच्छा खासा कंसर्न रेज हुआ है। मतलब एक आई वाज रीडिंग अ न्यूज रिपोर्ट जिसमें अर्ली 2021 में जो पीक आया था चाइनीज मार्केट में या फिर हांगकांग मार्केट में, तो वहां से अभी तक $7 ट्रिलियन का वैल्यू जो है, इक्विटी का वैल्यू जो है वो इरेज हो चुका है। यानी कि उतना फॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन में चाइनीज एंड हांगकांग मार्केट्स में देखा गया है। $7 ट्रिलियन, अगेन आई एम रिपीटिंग द नंबर, $7 ट्रिलियन। उसके पीछे के रीजंस क्या है? एक तो लॉन्ग रनिंग प्रॉपर्टी स्लंप जो चल रहा है चाइना में, वो एक सबसे बड़ा रीजन है। इकोनॉमिक डेटा जो है उसके बाद जिस तरीके से वीक इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो भी एक रीजन है। एंड यूएस के साथ जो टेंशन्स चल रहे हैं चाइना के, वो भी एक रीजन है। इन अ वे जो इंक्रीमेंटल कैपिटल मार्केट्स में आता है, आई थिंक दैट इज नॉट कमिंग। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो रिटर्न्स आते हैं, मार्केट में जो रिटर्न्स आते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कितना चल रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट इवन इन इंडिया ऑल्सो। अगर मार्केट का अपमूव आपको एक देखना है तो वहां पे दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब बाइंग करते हैं ना, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में हम अच्छी खासी रैली देखते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाट इज समथिंग मिसिंग इन चाइनीज मार्केट्स। और इसीलिए अच्छा खासा वहां पे करेक्शन भी देखा जा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो तो ऑलमोस्ट 7-8% से एक दिन में नीचे गया। फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वगैरह, गवर्नमेंट ने के एश्योरेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, मार्केट को थोड़ा सा संभाला गया।
बट लिटरली द वर्ड इज संभाला गया। इट मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है चाइनीज मार्केट फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, बट अनसर्टेनिटी ओवर रेगुलेटरी जो है वो कहीं ना कहीं बाहर के इन्वेस्टर्स को कंफर्ट नहीं देती है, एंड दैट इज व्हाट इज प्लेइंग आउट इन चाइनीज मार्केट्स करेंटली। बाकी चाइना का सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई का नंबर आ गया है, एंड दैट नंबर फॉर द जैन मंथ इज 52.7। वैसे दिसंबर महीने में ये नंबर 52.9 था, सो कंपेयर टू दैट ये थोड़ा सा स्लो हुआ है। बट अगर 50 के ऊपर ये नंबर रहता है, इट मींस इट इज एक्सपांडिंग, सो सर्विसेज सेक्टर इज एक्सपांडिंग, सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर चाइनीज इकोनॉमी। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो अगर पीएमआई नंबर्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया के जनवरी मंथ के सर्विसेज पीएमआई नंबर को भी देखना होगा, एंड द नंबर इज 61.8। अगेन रिपीटिंग द नंबर 61.8, highest in last 6 months. So it is showing that कि services sector is doing well. वैसे in the month of July 2023 the number was 62.3, तो फिर से एक बार ये इंच अप हुआ है। एक बोलते हैं कि आफ्टर जब सर्विसेज पीएमआई इंप्रूव हो जाता है तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। सो इट कुड बी अ पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब जीएसटी कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शंस फॉर FY25 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एवरेज मंथली जीएसटी का कलेक्शन हो सकता है अराउंड 1.8 to 1.85 लाख करोड़ रुपीस। अगेन रिपीटिंग द नंबर, 1.8 to 1.85 लाख करोड़ रुपीस एवरी मंथ का कलेक्शन वहां पे हो सकता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर संजय मल्होत्रा जी ने ये कहा है। ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 11.6% ईयर ऑन ईयर। पूरा जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन जो है FY25 के लिए जो बजट में भी हमने देखा, दैट नंबर इज 38.31 लाख करोड़ रुपीस। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इज अराउंड 10.5%। इसके ऊपर एक टैक्स बॉयंसी जिसे कहा जाता है ऑफ 1.1 इज एक्सपेक्टेड। सो उससे ज्यादा मतलब 10.5% अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.1, that is the kind of growth they are expecting in the gross tax revenues. So देखते हैं अभी। तीसरी न्यूज जो है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। ये अभी 12 मंथ लो लेवल पे जा चुके हैं, बट लॉन्ग टर्म एपेटाइट जो है वो इंटैक्ट ही रहेगा ऐसा माना जा रहा है। सो आई थिंक सऊदी अरेबिया से जिस तरीके से इन बिटवीन सप्लाई डिक्रीज हुए थे, तो फिर से एक बार वो बढ़ गए, इराक से हो, सऊदी अरेबिया से हो, एंड कहीं ना कहीं जो एक डिस्काउंट दिया जा रहा था रशिया के तरफ से, तो वो डिस्काउंट भी काफी कम हो गया है। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन। वैसे ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, सो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस are at $78 per barrel. So GSEC is not giving that comfort, 10-year GSEC of US, but Brent crude के prices are giving a lot of comfort to Indian economy. So I think it is playing out in that particular way. अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो जिसमें कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 15% से बढ़ा था, 14 से 15% से ऊपर गया था। रीजन क्या था? देयर वर सम रिपोर्ट्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आइंग पेटीएम वॉलेट बिजनेस, बट लेट नाइट जब रिपोर्ट फाइलिंग हुई है एक्सचेंजेस पे, क्योंकि एक्सचेंजेस ने जियो से पूछा था कि क्या न्यूज है, मतलब देयर इज अ मार्केट न्यूज दैट you are in talks with Paytm for Paytm पे वॉलेट बिजनेस एक्विजिशन। तो जियो ने इसको डिनाई कर दिया है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। सो आज उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक पे जो एक पॉजिटिविटी या फिर स्पेकुलेशन की वजह से ये स्टॉक ऊपर गया था कल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज, तो शायद मार्केट उसको फिर से एक बार करेक्ट भी कर सकता है। दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। देन HDFC बैंक के साथ भी ये डिस्कशंस की बातें हो रही थी, बट HDFC बैंक के स्टॉक में ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, आई थिंक बट HDFC बैंक को भी शायद पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा कि उनसे भी कुछ रेस्पॉन्स के एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। मतलब न्यूज वाज लाइक कि नवंबर मंथ से ये डिस्कशंस चल रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स।
आई डोंट नो हु आर दी स्पेकुलेटर्स जो ये सारी चीजें मार्केट में उड़ाते हैं, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बेचारा रिटेल इन्वेस्टर इसमें जाके बहुत बार फंस जाता है। सो हम आशा करेंगे कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ हो। सो लेट्स सी। अब बात करते हैं ह्युंडई की। ह्युंडई जो है नंबर 2 की कंपनी है इंडिया में आफ्टर मारुति सुजुकी अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर। सो ह्युंडई इंडिया इज प्लानिंग फॉर एन आईपीओ। सो $3 बिलियन का आईपीओ वो इंडिया में लाना चाहते हैं एट द वैल्यूएशन ऑफ 25 to 30 बिलियन डॉलर्स। सो मतलब अराउंड 10% का वहां पे डाइल्यूशन करना वो चाहते हैं। $30 बिलियन का यहाँ एक एक्सपेक्टेशन है वैल्यूएशन का। सो वैल्यूएशंस आर नॉट दैट चीप। मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 4,500 करोड़ रुपए का कुछ प्रॉफिट हमने देखा था। जो कुछ नंबर्स कल डिक्लेयर हुए थे उसमें, तो उसके कंपैरिजन में ये वैल्यूएशन इज मतलब काफी रिच वैल्यूएशन पे ये कंपनी लिस्ट करने की कोशिश हो रही है। इट इज पॉसिबल। $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं, $4 बिलियन। सो ये इन्वेस्टमेंट वुड बी मेजरली, ये जो पुश है एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी पुश है, दूसरा इन्होंने कुछ प्लांट्स भी एक्वायर किए थे जीएम के, तो वो प्लांट को भी उनको फिर से मतलब शुरू करना है, तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट लगेगा। सो दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ह्यूंडई का जो मार्केट शेयर है वो करंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 18% है। 20% तक ये पीक हो चुका था, बट उसके बाद जिस तरीके से कंपटीशन भी फ्रॉम टाटा मोटर्स आई है या फिर महिंद्रा आई है, एंड फोकस जो है वो जो स्मॉल कार से एसयूवी की तरफ शिफ्ट हुआ है, आई थिंक ऑल दोज थिंग्स हैव प्लेड आउट in some kind of market erosion, market share erosion of Hyundai. But again, they have also started pushing very well in SUVs specifically. And I think Kia के बारे में कुछ बात नहीं हुई है, बट वो भी उसी की सब्सिडरी है, बट ग्लोबल लेवल पे है वो। सो वैसे उन्होंने मार्केट शेयर फिर से गेन किया है थ्रू अ सब्सिडरी, बट आई थिंक थोड़ा सा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके दे वुड लाइक टू बी अनदर डोमिनेंट प्लेयर, अगेन अ डोमिनेंट प्लेयर इन ऑटो मार्केट। सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे 2022 में जो आईपीओ आया था वो एलआईसी का, वो हाई मतलब सबसे बड़ा आईपीओ था $2.7 बिलियन का। तो उससे भी बड़ा आईपीओ शायद Hyundai यहाँ पे लाना चाहता है। दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका। सो उस पे डिस्कशन मतलब उनकी डिस्कशन चल रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशंस। अब भारतीय एयरटेल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। भारतीय एयरटेल के नंबर्स आ चुके हैं। प्रॉफिट के नंबर्स अगर आप देखोगे तो 54% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स आर अप। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इज ऑल्सो अप टू 208% ईयर ऑन ईयर। लास्ट क्वार्टर में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वाज 203, तो उसके कंपैरिजन में ₹5 से ये बढ़ा है। जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे कि एआरपीयूज जल्द ही 300 तक भी जा सकते हैं, आई थिंक दैट इज नॉट हैपनिंग। सो वो एक चीज है। बट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अच्छी तरीके से नजर आ रही है। जो रेगुलेटरी रिस्क चल रहे थे, मतलब पता नहीं होता था कि कब कौन सा कैसा बड़ा एक्सपेंडिचर इनका आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मतलब ये जो गेसिंग है ऑब्वियसली, मतलब इसको स्पेकुलेटिव गेसिंग मत कीजिए, बट एक कैलकुलेटेड गेसिंग, आई थिंक दैट इज वर्किंग वेल। सो ओवरऑल रेवेन्यूज हैव गॉन अप बाय 6% ईयर ऑन ईयर, quarter on quarter 2%. EBITDA number has also gone up by 8% year on year, 2% quarter on quarter. Margins में थोड़ा सा improvement year on year हुआ है from 52% to 52.9%, but quarter on quarter EBITDA margins have gone down by 20 basis points. EBIT जो है वो भी 6% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन डाउन बाय 1%। EBIT मार्जिन्स जो है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 80 बेसिस पॉइंट से वो नीचे आए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर भी 3% से गिरा है, एंड 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। बट फिर भी 54% से प्रॉफिट कैसे बढ़ गया फिर नेट प्रॉफिट जो है? उसका रीजन है लास्ट ईयर एंड लास्ट क्वार्टर ऑल्सो एक्सेप्शनल आइटम्स में जो पेमेंट्स हुए थे स्पेसिफिकली रेगुलेटरी ड्यूज में, तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वेंट डाउन। बट दिस टाइम द नंबर वाज हार्डली 13 करोड़ रुपीज, और इसीलिए जो प्रॉफिट का नंबर है ईयर ऑन ईयर इट हैज गॉन अप बाय 54%। सो लास्ट ईयर
670 करोड़ रुपीस का एक्सेप्शनल आइटम पे करना पड़ा था, एंड लास्ट क्वार्टर तो 1570 करोड़ रुपीस का एक्सेप्शनल आइटम पे करना पड़ा था, एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स वेंट डाउन. सो ओवरऑल ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, बट एक्सेप्शनल आइटम का खर्चा जो है वो कम होने की वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर काफी अच्छा दिख रहा है. सो मार्केट में न्यूज यही थी कि बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आए हैं भारतीय एयरटेल के. सो लेट्स सी आज मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है, बट ओवरऑल आई थिंक एक काफी स्टेडी पाथ पे भारतीय एयरटेल चलता हुआ हमें यहाँ पे दिखता है. अब नेक्स्ट न्यूज है वरुण बिवरेजेस की. वरुण बिवरेजेस के नंबर्स आ चुके हैं. नेट प्रॉफिट नंबर जो है फॉर द क्वार्टर 3 जो है वो 77% से यहाँ पे बढ़ा है. 132 करोड़ रुपीस का ये प्रॉफिट नंबर है. वैसे दिसंबर ये जो क्वार्टर है ये हमेशा म्यूटेड ही रहता है. इनके सबसे अच्छे क्वार्टर जो होते हैं वो जून और सितंबर वाले जो क्वार्टर्स होते हैं, जून एंडिंग एंड सितंबर एंडिंग, ये बेस्ट क्वार्टर्स होते हैं. उसके बाद दिसंबर हमेशा म्यूटेड रहा है, बट फिर भी ईयर ऑन ईयर 77% से नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है. रेवेन्यूज हैव आल्सो गॉन अप बाय 20%. एबिटा हैज आल्सो गॉन अप बाय 36%. एबिटा मार्जिन्स भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं 180 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1.8% से, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल नेट प्रॉफिट हैज आल्सो गॉन अप फ्रॉम 82 करोड़ रुपीस टू 144 करोड़ रुपीस. वॉल्यूम ग्रोथ दोनों इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्ट्रांग रही है. इस बार 13% इंडियन मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ रही है फॉर दिसंबर क्वार्टर, एंड 18% इंटरनेशनल मार्केट्स. एंड ग्रॉस मार्जिन्स जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव यहाँ पे हुए हैं. बाकी देयर इज वन मोर न्यूज आई वाज रीडिंग कि टाटा मोटर्स में थोड़ा सा हेडविंड्स भी नेक्स्ट फिस्कल आ सकते हैं. एक तो उसके वो थोड़ा समझते हैं. एक तो रेड सी क्राइसिस जो है ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है स्पेसिफिकली जेएलआर के बिजनेस पे. सो इट कुड इम्पैक्ट सप्लाईज टू चाइना, जो 14% का उनका बिजनेस जो है चाइना से आता है, ओवरसीज मार्केट में से 20%. सो ये जो है वो होलसेल वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं ये रेड सी की में से के थ्रू पास होते हैं, तो वहां पे इंपैक्ट हो सकता है. सो मेजरली इट्स नॉट दैट कि वो मतलब एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे. सो आई थिंक फ्राइट कॉस्ट यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, दैट कुड ऐड ऑन मार्जिन्स लिटिल बिट. न्यू एज दूसरा रीजन जो है वो न्यू वेज एग्रीमेंट का भी है. सो जेएलआर एम्प्लॉइज के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है तो वहां पे मतलब सैलरी राइज वगैरह की ये बातें हुई है. सो दैट ही कुड बी वन मोर रीजन. वहां पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मतलब ये एक हेडविंड है, मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकता है, बट दीज इम्पैक्ट्स कैन बी ऑफसेट बाय अदर थिंग, अदर मेजर्स लाइक कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो कंपनी ने ऑलरेडी लिए हुए हैं. सो वो एक रीजन है कि या ये इसको मिटिगेट किया जा सकता है. प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स भी बहुत सही तरीके से चल रही है. ऑपरेटिंग लिवरेज का बेनिफिट भी बहुत बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सो आई थिंक ये जो है, so if numbers are increasing, so only variable cost will increase, fixed cost will not increase, and that's how operational leverage will play out. And falling interest cost ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे. नेट ऑटो डेट जो है जो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर तक 24.5% से यहाँ पे कम हुई है. सो दैट इज ऑल्सो प्लेइंग आउट रियली वेल फॉर टाटा मोटर्स. तो ये एक चीज हमने यहाँ पे देखनी चाहिए. देयर वाज वन मोर न्यूज व्हिच आई वाज रीडिंग यस्टरडे, दैट वाज इंडियन होटल्स. सो नेक्स्ट ईयर का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है रेवेन्यू ग्रोथ का, वो डबल डिजिट का दिया है, मेजरली ड्रिवन बाय ग्रोथ इन इट्स पोर्टफोलियो. न्यू ब्रांड्स भी लॉन्च होंगे, बिजनेसेस भी यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे. कंपनी इज एमिंग टू ओपन एटलीस्ट 2 होटल्स पर मंथ so for the next fiscal, so that is also quite encouraging. 2 नए ब्रांड्स भी नेक्स्ट 6 मंथ्स में लॉन्च होने वाले हैं. एवरेज रूम रेट जो है वो भी ग्रो होगा अराउंड 10 to 15% से. डिमांड ग्रोथ जो है वो सप्लाई को आउटपेस यहाँ पे करती हुई दिख रही है. सो आई थिंक ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड. इंक्रीज डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेवलर्स ये एक रीजन है. रिबाउंड इन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स ये भी एक रीजन है. राइज इन कॉर्पोरेट ट्रैवल ये भी एक रीजन है. सो अराउंड 42% जो ऑपरेशनल इन्वेंट्री है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को अकाउंट करती है, और 76%
अच्छी खासी पाइपलाइन यहाँ पे नजर आ रही है। आईपीएल भी आने वाला है। सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स आर रियली वर्किंग आउट वेल फॉर इंडियन होटल्स। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड मुंबई वालों, हम मुंबई में एक सेशन भी करने वाले हैं। सो मुंबई के सेशन के लिए अगर आपको ऑफलाइन सेशन रहेगा ये, मतलब वहां पे मुंबई में, सो अगर आपको उसका सीट बुक करना है तो उसकी लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी और जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है उसमें भी हम रखेंगे। तो जरूर आपकी सीट बुक कर लीजिएगा। 16 मार्च को हम मुंबई आने वाले हैं। आशा करता हूं आप जरूर वहां पे आओगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।